हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट क्लास है। आज हम लोग पी ब्लॉक को खत्म कर देंगे। मीन्स हेलोजन जो है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस में ज्यादा कंटेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ा सा हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कुछ एलिमेंट्स का। मल्टीपल एमसीक्यू कौन सा चैप्टर का करना है आर्यन? एमसीक्यू कौन सा चैप्टर का करना है भाई? T1 के चैप्टर का। T1 मीन्स, हाँ भाई, अच्छा, टर्म 1 का। तो टर्म 1 का कौन कौन सा चैप्टर का कराना है भाई? हेलो अल्केन, हेलो अल्कोहल, फिनॉल, इथर सबका। मेरे व्हाट्स हाँ, चलो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारा टर्म 1 में है। ठीक है आर्यन, मेरे व्हाट्सएप पर तुम अभी भेज दो कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारे टर्म 1 में है। भेज दो अभी जस्ट, तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोवेल गैसेस, है ना। नोवेल गैसेस के बारे में, यानी ग्रुप 8A, ग्रुप 8A। इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, और जीरो ग्रुप जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप कहने का क्या मीनिंग होता है? तो जीरो ग्रुप हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है ना। दियर दियर वैलेंसीज आर जीरो, इसलिए इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। वीडियो ब्लर हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, मैं कनेक्ट करता हूं। मैं कनेक्ट करता हूं।
हाँ भाई, देखो, क्या आप क्लियर दिख रही है? क्या आप क्लियर दिख रही हैं? हाँ, क्लियर नहीं दिख रही है? अच्छा अच्छा, 1 मिनट, ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात कि इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस ग्रुप कंसिस्ट्स हीलियम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, और ये सारे के सारे जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। मीन्स ऑल एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। मोनो एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। गैस है, हम लोग जानते हैं कि गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कौन सा गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो दो जो गैस जो है रिएक्टिव गैस होता है, जो केमिकली जो है रिएक्टिव होता है, वो जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, इसलिए ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट दीज गैसेस आर केमिकली इनर्ट, so they exist in it मोनोएटॉमिक फॉर्म, इसलिए ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब इसकी परसेंटेज अगर हम लोग देखें एटमोस्फेयर में, तो अक्रेंस अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज्यादा जो है आर्गन जो है एग्जिस्ट करता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज जो इसका है इनर्ट गैस नोबेल गैसेस का, वो 1% है। द टोटल परसेंटेज ऑफ नोबेल गैसेस इन एटमोस्फेयर इज 1%। बस सिर्फ 1% है। ठीक है, मीन्स 1% में आपका हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन सारे के सारे हैं। ठीक, और इस 1% में ये किससे? तो बाय वॉल्यूम से, है ना, बाय वॉल्यूम। ठीक है, हो गया।
तो अब इसमें जो है सबसे ज्यादा जो होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि सबसे ज्यादा जो है एटमॉस्फेयर में कौन सा जो है नोबेल गैसेस एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो है आपका आर्गन, आर्गन जो है ये 0.93 है ना, सॉरी 93% है ना, 93% जो है आपका आर्गन ही होता है ना। मैं ये एक 1% की बात कर रहा हूं, है ना। टोटल जो है एटमॉस्फेयर में जो है टोटल कितना होता है, तो 1% होता है ना नोबेल गैसेस। इस 1% में है ना, यानी कि जो है इस 1% में जो है, अब इसको 100% मान लो, है ना, ये 1% 100% मान लो, तो उसमें 93% जो है ये होता है, आर्गन होता है। बाकी जो है आपका हीलियम, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो है 7% होता है ना, ये होता है। तो सबसे ज्यादा जो है आर्गन होता है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि जो है नेचुरल गैस में कौन सा नोबेल गैसेस होता है, तो हीलियम होता है ना। नेचुरल गैस में हीलियम होता है, ये चीज याद रखना। तो एक सेंटेंस लिख लेना कि नेचुरल गैस कंसिस्ट हीलियम अबाउट 2 to 7%। 2 से जो है 2 से 7% तक जो है ये आपका नेचुरल गैस में होता है। नेचुरल गैस में और भी बहुत सारे गैसेस होता है ना। अमोनिया होता है, मीथेन होता है ना। तो और उसमें 2 से 7% जो है वो कौन सा होता है, तो वो जो है आपका हीलियम होता है ना। अच्छा, कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी हीलियम होता है ना। हीलियम, है ना, हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज मोनोजाइट, कोमा क्लेवाइट, इट इज, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ नोबेल गैसेस। अब हम लोग इसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे साइज, है ना, एटॉमिक रेडी मीन्स एटॉमिक रेडी, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, है ना। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं ग्रुप वाइज मीन्स ग्रुप में देखेंगे, है ना, कि ग्रुप में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर, है ना, साइज का वेरिएशन कैसा होता है, आयनेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन कैसा होता है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। तो नेचुरल गैसेस में होता है, और हीलियम जो है और नियॉन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी होता है, और सबसे ज्यादा जो है आर्गन होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो 1% टोटल 1% होता है नोबेल गैसेस, और 1% में जो है 1% में सबसे ज्यादा आर्गन होता है, मीन्स के 93% जो है आपका आर्गन होता है। बाकी जो है आपका हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, सॉरी हीलियम नियॉन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन होता है, ठीक है।
चलो, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका हम लोग देखेंगे। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो NH2 और NP6 ये होता है ना। लेकिन यहाँ एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का क्या होता है, तो हीलियम का NH2 होता है ना। हीलियम का NH2 होता है, आप जानते हैं जैसे हीलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या होगा 1s2, है ना। और बाकी जैसे बाकी का आप लिखोगे जैसे नियॉन का लिखोगे तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p6, यानी कि दोनों आ गया, S और P दोनों आ गया, तो NH2 और NP6, है ना, ये हो जाएगा सारे के सारे में, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें एटॉमिक रेडी का, यानी एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग किस टाइप का साइज की बात करते हैं, किस टाइप के रेडियस की बात करते हैं नोबेल गैसेस में, तो हम लोग यहाँ वंडर वाल रेडियस की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा दो तरह का रेडियस होता है, एक होता है वंडर वाल रेडियस और दूसरा होता है कोवेलेंट रेडियस, है ना। दो टाइप का रेडियस होता है, ठीक। तो एक चीज लिखना, इन केस ऑफ नोबेल गैसेस, इन केस ऑफ नोबेल गैसेस कोमा द एटॉमिक रेडियस करस्पॉन्ड टू वंडर वाल रेडियस, है ना। वंडर वाल रेडियस क्या होता है, शायद याद होगा, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूं। वंडर वाल रेडियस, ठीक है। इसमें वंडर वाल रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस नहीं होता। और वंडर वाल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। पहले मैं ग्रुप में आपको बता दूं कि ग्रुप में क्या होता है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है भाई, तो रीजन भी लिख लो, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज, है ना, डाउन द ग्रुप, आप जैसे जैसे नीचे आओगे एक न्यू ऑर्बिट जो है वो ऐड होते जाता है एटम में। मोबाइल क्लास ले हाँ भाई, हो गया। चलो, तो
तो मैं थोड़ा सा आपको वंडर वाल रेडियस के बारे में बता दूं, क्योंकि नोबेल गैसेस जो है वंडर वाल रेडियस रखता है, बाकी सारे एटम जो हैं वो कोवेलेंट रेडियस। देखो रेडियस जो है ये दो होता है ना। रेडियस दो टाइप का होता है, एक तो होता है कोवेलेंट रेडियस, और दूसरा होता है वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, नोबेल गैसेस को छोड़कर बाकी सारे गैस जो हैं, बाकी जितने भी होता है एटम्स एलिमेंट्स, सारे के सारे जो हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसमें कोवेलेंट रेडियस होता है, यानी इस तरह से, है ना। एटम का ओवरलैपिंग होता है, जो भी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है उसमें जो है एटम का ओवरलैपिंग होता है। तो ये हो गया इस एटम का न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस को, है ना, इसका हाफ डिस्टेंस ले लो, इस दोनों का हाफ ले लो, ये हो गया और ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो दिस इज द कोवेलेंट रेडियस, इसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो बॉन्डेड एटम में होता है। और वंडर वाल रेडियस क्या होता है? तो ये नॉन बॉन्डेड एटम होता है, क्योंकि ये नोबेल गैसेस, है ना, ये नोबेल गैसेस यही रेडियस रखता है, क्योंकि नोबेल गैस बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है तो इस तरह से एटम होता होगा, है ना, इस तरह से एटम होगा नोबेल गैसेस में। तो ये हो गया दोनों एटम का सेंटर, दोनों एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया। अब इसका रेडियस ले लो, तो रेडियस क्या हो जाएगा? दोनों का हाफ, है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम लोग क्या कहेंगे? वंडर वाल रेडियस। दिस इज द वंडर वाल रेडियस, ये हो गया वंडर वाल रेडियस। अब देखो, इसको हम लोग आर भी ले लेते हैं, वंडर वाल रेडियस। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? तो आर सी ले लेते हैं। तो आर जो भी होगा, यानी वंडर वाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, हमेशा। वंडर वाल रेडियस जो होगा ये भी है भाई, है ना, वंडर वाल रेडियस भी, वंडर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। इसलिए जो है एटॉमिक साइज जो है वो हमेशा जो है इसका ज्यादा होता है नोबेल गैसेस का एज कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट से उस पीरियड में, है ना। तो करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा जो साइज होता है वो नोबेल गैसेस का होता है, क्योंकि नोबेल गैसेस में वंडर वाल रेडियस होता है, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट रेडियस रखता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं इसका कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर, आप नीचे में लिख लेना, ठीक है। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज known as कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस हो गया। और वंडर वाल रेडियस क्या हो गया? हाफ ऑफ द, एक मिनट मुझे लिखने दो, फिर लिखना आप, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, है ना, यहाँ बॉन्डेड एटम है ना, टू बॉन्डेड, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, इधर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है नीट और जेई, आप देख लेना, नीट और जेई में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, तो मोनो एटॉमिक है ना भाई, तो मोनो एटॉमिक है, इसलिए तो मैंने कहा
कि ये एक एटम है, दूसरा एटम क्या हो सकता है, उसके जो है उससे जस्ट टच कर सकता है। ठीक है, नोवेल गैसेस में गैस कभी भी जो है बॉन्ड नहीं बना सकता है, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकता है, दोनों एक दूसरे को टच कर सकता है। तो वही तो मैंने दिखाया कि दो नोवेल एटम जो है सिर्फ एक दूसरे को टच कर सकता है, कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता। ओवरलैपिंग मीन्स क्या, बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग नहीं करेगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा, तो टच कर सकता है दोनों एक दूसरे को, है ना। जब एक दूसरे को टच करेगा तो देखो रेडियस ये हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग होगा तो ओवरलैपिंग होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वंडर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, और इसके कारण क्या होता है, तो इनर नोवेल गैसेस का जो है, नोवेल गैसेस का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में, है ना। जैसे आप कोई पीरियड में जाओगे, आप सेकंड पीरियड में चले जाओ, तो आप जानते हो कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, डिक्रीज होता है साइज। जैसे हीलियम जो है अगर सेकंड पीरियड की बात करो आप, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये होता है, तो लिथियम से साइज कम होता है बेरिलियम का, उससे साइज कम होता है बोरॉन का, उससे कम होता है कार्बन का, उससे कम होता है नाइट्रोजन का, उससे कम होता है ऑक्सीजन का, उससे कम होता है फ्लोरीन का। लेकिन आप जैसे ही नियॉन में जाओगे तो सडनली क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो ये रीजन भी पूछता है, याद रखना कि सडनली क्यों साइज बढ़ जाता है नोवेल गैसेस में आके। तो सडनली इसलिए साइज बढ़ जाता है क्योंकि आपको क्या लिखना है, क्योंकि नोवेल गैसेस जो है वो कौन सा रेडियस रखता है, तो वांडर वाल रेडियस रखता है ना। बस आपको आंसर यही लिखना है कि क्योंकि नोवेल गैसेस वांडर वाल रेडियस रखता है, और वांडर वाल रेडियस क्या होता है ये आपने मैंने बता ही दिया। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सा रेडियस रखता है, तो कोवेलेंट रेडियस रखता है। तो कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन वांडर वाल रेडियस। क्लियर? हो गया? चलो, अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होता है ना। The ionization enthalpy are very high, है ना। Their ionization enthalpy, शॉर्ट में इसको आई और ई हम लोग कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर वेरी हाई, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, बिकॉज या लिखना हाई ड्यू टू stable electronic configuration, stable electronic configuration. They have no tendency to lose electrons, है ना। क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है, स्टेबल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा,
तो आप अगर इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहोगे तो बहुत हाई एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि आयनेशन एनर्जी तो आप जानते हैं क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम आप जानते ही हो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, कौन से इलेक्ट्रॉन को, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी, ठीक है। और चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं करना चाहेगा। अब बात रही कि ग्रुप में क्या होगा ऊपर से नीचे आने पर, तो लिखना कि आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, है ना। डाउन द ग्रुप नीचे आने पर जो है डिक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भाई, हीलियम का, उसके बाद नियान का, उसके बाद आर्गन का, देन क्रिप्टन, देन जेनॉन एंड देन रेडॉन, ये हो जाएगा ऑर्डर। अब इसका अगर रीजन पूछे तो रीजन आपको क्या कहना है भाई, तो रीजन आपको कहना है एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक साइज, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, क्योंकि आप जानते हैं एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो आयनेशन एंथैल्पी घटता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, है ना, डाउन द ग्रुप। हाँ, एटॉमिक साइज से सारा प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉपर्टी सिर्फ एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पर भी बेस्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर तो डिपेंड करता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पर भी डिपेंड करता है ना। जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, और गेन नहीं करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, जस्ट आयनेशन एनर्जी का उल्टा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और नोबेल गैसेस ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता, क्यों करेगा भाई, इसका स्टेबल पहले से स्टेबल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो स्टेबल, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है नोबेल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग कहते हैं वो जीरो हो जाता है, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज, है ना, दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आर स्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये हो गया 4, ये 5 जो भी है ना। तो नेक्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो, डियर, इसको हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं, शॉर्ट में नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और शॉर्ट में हम लोग ई और ए लिखेंगे, ठीक है। तो डियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, है ना, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, है ना, मीन्स दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, they have no tendency to gain इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के कारण। और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा वो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, है ना, तो ठीक है, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और लाइक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो जीरो। क्यों? तो देखो चलो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी negativities आर ऑल्सो जीरो। क्यों जीरो होता है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफाइन होता है वो मोलिक्यूल के लिए होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, हम लोग इसको EN कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली डिफाइंड फॉर मोलिक्यूल। ये सिर्फ मोलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है भाई, एटम के लिए डिफाइन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, डेफिनेशन याद होगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मोलिक्यूल, है ना, सुनना। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है किसी मोलिक्यूल में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो सिंगल एटम के लिए कभी डिफाइन नहीं होता है। और ये जो है नोबेल गैसेस जो है आपका एटॉमिक फॉर्म में होता है, ये तो मोलिकुलर फॉर्म में होता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा? तो इसका जीरो हो जाएगा, है ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक दो पॉइंट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अब कहोगे सर केमिकली ये रिएक्ट तो करता नहीं है, लेकिन रिसेंटली इसका कुछ कंपाउंड्स को है ना बनाया गया है, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स का हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपको देखना है कि ये जो है दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना तो कलर होता है, ना तो ऑर्डर होता है, और ना ही तो टेस्ट होता है भाई। ये स्लाइटली सोलुबल होता है वाटर, दे आर स्लाइटली, बहुत कम सोलुबल इन वाटर, ठीक है। और मोनो एटॉमिक फॉर्म में तो होता ही है, वो तो मैंने लिख ही दिया, है ना। दे एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। चलो यहां लिख देता हूं फिर, है ना, इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल, जिसको याद करना कोई जरूरी नहीं है ना, सिलेबस में इसलिए मैंने बता दिया। बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकली ये जो है, पहले हम लोग कहते थे कि ये केमिकली इनर्ट होता है, लेकिन अब हम लोग कहते हैं ये केमिकली नोवेल होता है। तो इनर्ट और नोवेल में क्या, इनर्ट मीन्स होता है जो टोटली जो है अनरिएक्टिव है, लेकिन टोटली अनरिएक्टिव नहीं होता है। हाल फिलहाल यानी रिसेंटली जो है, रिसेंट ईयर्स में जेनॉन का कुछ कंपाउंड्स को बनाया गया है ना।
क्रिप्टन और जेनॉन का कुछ कंपाउंड को बनाया गया है, इसलिए हम लोग अब इसको इनर्ट गैस नहीं कहते हैं। पहले हम लोग इसको इनर्ट गैस कहते थे, अब हम लोग इसको नोवेल गैस कहते हैं। तो नोवेल गैसेस का मीनिंग होता है कि थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है कुछ एलिमेंट्स, है ना, कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और इनर्ट का मीनिंग हो गया बिल्कुल जो है बिल्कुल अनरिएक्टिव, 100% अनरिएक्टिव मीन्स इनर्ट। अब ये केमिकली जो है इनर्ट क्यों होता है, तो ये आपको पता ही है। तो चलो हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि नोबेल गैसेस आर वेरी लेस रिएक्टिव, या हम लोग लिस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं। नोबेल गैसेस आर लिस्ट रिएक्टिव, है ना। अच्छा, इसका क्या रीजन है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इसका आयनेशन एनर्जी जो है बहुत हाई होता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो नोबेल गैसेस आर लिस्ट रिएक्टिव। और ये क्यों होता है, तो लिखना कि दिस इज ड्यू टू फर्स्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और तीसरा जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके कारण, ठीक है। मीन्स इसकी ना तो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और ना ही तो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, है ना। मीन्स दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। बट रिसेंटली क्या है, तो रिसेंटली सम कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैसेस आर डिस्कवर्ड। अच्छा, ये नोबेल गैसेस का जो कंपाउंड्स हैं वही, ये किसके साथ बनाता है, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव जो है नॉन मेटल्स होता है, किसी और के साथ नहीं बना पाता है ये, ठीक है। यानी जेनॉन का और क्रिप्टन का जो कुछ कंपाउंड्स जो डिस्कवरी हुआ है, तो ये इसका जो है इसका जो कंपाउंड है वो किसके साथ है, तो ये ऑक्सीजन और जो है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ है ना। मीन्स के दियर कंपाउंड्स, इसका जो कंपाउंड्स हैं या दे फॉर्म मीन्स कौन कौन सा, तो क्रिप्टन और जेनॉन, ये दोनों का है ना। दे फॉर्म कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बस दो ही एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, है ना। तो मीन्स कह सकते हो कि आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन इससे रिएक्ट कर लेता है ना, इतना रिएक्टिव होने के कारण। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन और फ्लोरीन इससे रिएक्ट कर लेता है, ना कि ये रिएक्ट करना चाहता है। जैसे कि आप, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप रोड पर जा रहे हो, आप रोड पर जा रहे हो, बिल्कुल साइड में जा रहे हो आप, ठीक है, साइड में जा रहे हो,
है ना। आप किसी को जो है धक्का नहीं दे रहे हो, है ना, आप किसी को धक्का नहीं दे रहे हो, नहीं देना चाह रहे हो, और चूंकि साइड में जा रहे हो तो है ना, सवाल नहीं बनता है कि किसी को आप धक्का दो। लेकिन आपको अगर पीछे से कोई आके धक्का दे दे तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो बीच में रोड में चल नहीं रहे हो, है ना। आप बीच रोड में चलते तो कोई आपको अगर धक्का दे देता तो भाई समझते कि भाई हमने गलती किया है। लेकिन आप जब साइड में चल रहे हो, है ना, ठीक है, और फिर आके अगर कोई आपको जो है धक्का दे दे तो इसमें आपकी क्या गलती है? जस्ट वही चीज यहाँ होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव नेचर होता है, ये दोनों जो है क्रिप्टन और जेनॉन से के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब कौन कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ये हमें देखना है, और हमें देखना क्या है, जो क्वेश्चन जो पूछता है ना, क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है जो कंपाउंड है इसका, उससे पूछता है कि जो है हाइब्रिडेशन क्या होगा उस कंपाउंड का, मीन सेंट्रल एटम का, और उसकी शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शेप से पूछता है, ज्योमेट्री नहीं पूछता है। तो इसका कौन कौन सा कंपाउंड है मैं आपको बता दे रहा हूं कि जेनॉन के साथ पढ़ना है, हमें जेनॉन JdF2, JdF4 हमें पढ़ना है, और JdF6 पढ़ना है हमें, है ना। JdF6 ये 3 कंपाउंड, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी JdO3 पढ़ना है हमें, JdO4 पढ़ना है, JdOF2 ये, और JdOF4, ठीक है। एक और हमें पढ़ना है JdO2F2, है ना। ये सारे कंपाउंड्स का हमें शेप और हाइब्रिडेशन पढ़ना है। हो गया? हाँ भाई, हो गया। तो ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हमें देखना है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं सबका शेप हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं JdF2 का, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो है जेई में पूछ दिया है कि लोन पेयर कितना होता है, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर होता है, ठीक है। तो सारा क्लियर हो जाएगा, कितने लोन पेयर होता है, कितने बॉन्ड पेयर होता है, क्या हाइब्रिडेशन होता है, क्या शेप होता है, और एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, देख लेना, ठीक है। तो नीट में जेई में क्वेश्चन जो है अक्सर पूछते रहता है इन कंपाउंड से, कभी लोन पेयर पूछ दिया, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन और बॉन्ड स्टेप, बॉन्ड एंगल तो पूछता नहीं है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलो JdF2 में हम लोग आते हैं। तो इसका जो है, इसका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, Z F और F, इधर 1 2 और 3 लोन पेयर होता है भाई, ऐसे। क्यों होगा देखो भाई,
थोड़ा सा मैं एक का बता देता हूं। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें 2 फ्लोरीन के साथ, है ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में, देखना, ठीक है, ये हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग, है ना। बाकी कितना बच जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 लोन पेयर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके पास लोन पेयर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। इसके पास बॉन्ड पेयर कितना हो गया, तो वो 2 हो गया। आप देख रहे हो, क्लियर। लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2। अब इसका शेप कैसा होता है, तो शेप इसका लीनियर होता है। अच्छा, कंप्लीट लीनियर नहीं होता है, लेकिन लीनियर ही लिखता है सारा बुक्स, और आपको भी एग्जाम में लीनियर ही लिखना है। बिल्कुल लीनियर नहीं होता है, मीन्स बिल्कुल 180 डिग्री एंगल नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इधर 2 लोन पेयर है, इधर 1 लोन पेयर है, इधर रिपल्सन ज्यादा होगा तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है। 180 डिग्री नहीं हो पाता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। बट आपको लिखना क्या है, तो आपको जो स्टेप लिखना है वो लीनियर लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। अब बात रही है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, मुझे कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा हाइब्रिडेशन क्या होगा? एनीबॉडी? हाँ भाई, sp3d। देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 sp3d हो जाएगा, है ना। मैंने आपको ट्रिक बता के रखा है, बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये दोनों काउंट कर लो। तो लोन पेयर कितना है, 1 2 3, लोन पेयर 3 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल कितने हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, एक एस हो जाएगा। पी कितने हो जाएगा, पी तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो sp3 कितना हो गया, 3 2 1 4, और एक डी 5, है ना। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, वो है हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। हो गया। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है जेडी, और इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, मींस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर होता है वही फ्लोरीन, ये इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब कहोगे लॉन पेयर कहाँ होगा, तो लॉन पेयर जो है ये ऊपर और नीचे होता है भाई, है ना। ये प्लेन के ऊपर और नीचे होता है, ये, है ना। जैसे ये मान लेते हैं एक पेज है ना, ये पेज है। इस पेज में जो है यहाँ बीच में जेनॉन होगा और 4 फ्लोरीन होगा, 4 कॉर्नर पर, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर, यानी एक ही प्लेन में होगा। लॉन पेयर जो है एक ऊपर की ओर होगा, एक ऊपर की ओर होगा, दूसरा नीचे की ओर होगा, है ना। तो लॉन पेयर ऊपर और नीचे होगा। तो इसका जो है, इसका जो लॉन पेयर हो गया वो हो गया 2, देख रहे हो आप, 2। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडेशन हो गया, क्या हो जाएगा भाई हाइब्रिडेशन, 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, 4 2 6, 6 हो गया, 4 और 2, 6 हो जाएगा sp3d2।
चेक कर लेना आप, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का। नहीं नहीं, इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना है भाई, रिएक्शन वगैरह नहीं पढ़ना है ना। बस इतना ही पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आता है। आप नीट का, आप जेई का क्वेश्चन बैंक देख लेना, जेई मेंस का देख लेना, एडवांस का देख लेना, इतना से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप चेक कर लेना, इसलिए तो मैंने कहा चेक कर लेना, रिएक्शन से नहीं आता है क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। इसमें जेनॉन स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 फ्लोरीन होता है, बाकी 2 फ्लोरीन कहाँ होगा भाई, बाकी 1 फ्लोरीन ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर होता है तो थोड़ा सा इस तरह से होता है, क्योंकि लोन पेयर को भी रहना है, और ये कैसे होता है ना, इस तरह से। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। इधर 2 पिरामिड बनेगा। अच्छा, एक लोन पेयर देखो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा रह गया, मींस इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से होगा। इसी लोन पेयर के कारण ये फ्लोरीन जो है थोड़ा सा, है ना, अपने जो है नॉर्मल जो है एंगल से थोड़ा सा जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, इसके कारण, है ना। इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर ये होता इस तरह से, है ना, अगर इस तरह से होता फ्लोरीन फ्लोरीन बिल्कुल इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये 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 ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ये ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्शन किसके कारण हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन लोन पेयर के कारण हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ स्टेप में क्या लिखना है, तो डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। देख लो कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, 6 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 7। तो sp3 कितना हो गया, 4 हो गया, और d3 sp3d3 हो जाएगा भाई। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, लोन पेयर कितना 1, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया 6, बॉन्ड पेयर 6। हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनॉन ट्राइऑक्साइड, JdO3 O3, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस तरह से अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा। अमोनिया का याद है ना, ये होता है ना 3 हाइड्रोजन इस तरह से और 1 लोन पेयर, है ना। कैसा शेप होता है, तो पिरामिडल शेप होता है, तो ये भी पिरामिडल शेप ही होता है ना, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे इधर होता है पिरामिड की शेप, तरह शेप, है ना। तो शेप होता है पिरामिडल।
ठीक है। तो पिरामिडल शेप होता है। इसका हाइड्रेशन क्या हो जाएगा भाई? तो इसका हाइड्रेशन हो जाएगा sp3। sp3 क्यों? देखो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर, यहाँ बॉन्ड पेयर जो है 3 हो गया, क्योंकि हम लोग हाइब्रिडेशन में हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडेशन में हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 3, और लॉन पेयर कितना है? 1, टोटल हो गया 4, इसलिए sp3। लेकिन आपसे पूछे कि बॉन्ड पेयर कितना होता है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर आपको 6 हो गया। ठीक है, यहाँ आपको बॉन्ड पेयर 6 लिखना है। हाँ भाई, क्या ठीक है? देखो तो एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। आर्यन, आर्यन, कैन यू हियर मी? हेलो, ओके चलो ठीक है। देखो तो क्लियर दिख रही है बोर्ड? ओके ओके, थैंक यू। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था अचानक, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जेनॉन टेट्राऑक्साइड। तो जेनॉन टेट्राऑक्साइड जेडी ओ ओ और ओ और एक इस तरह से होता है, ठीक है। कैसा हो गया? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, जैसे मेथेन का होता है। मेथेन का कैसा होता है? सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा होता है ना। दिस इज द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ऐसा है ना। तो सेफ हो गया टेट्राहाइड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना। और हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहां जो है लॉन पेयर तो है नहीं। 1 2 3 और 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है आपको हाइब्रिडेशन में, जैसा मैंने कहा। तो लेकिन बॉन्ड पेयर आपको कितना लिखना है? तो बॉन्ड पेयर आपको 8 लिखना है, और लॉन पेयर क्या हो गया? तो ये 0 हो गया, क्योंकि टोटल बॉन्ड जो है, टोटल बॉन्ड वो 8 हो गया।
4 सिग्मा 4 पाई हो गया, बट हाइड्रोजन sp3 होगा। नोट करो इसको। हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ZeOF2। ZeOF2 जेनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड है ना। इसका जो शेप हो जाता है वो हो जाता है टी शेप्ड हो जाता है ना। टी शेप्ड इस तरह से, जेनॉन 2 फ्लोरीन इस तरह से होता है भाई, ठीक है, और ऑक्सीजन नीचे होता है, और बचा क्या, 2 लॉन पेयर। तो 2 लॉन पेयर जो है ZeOF2, 2 लॉन पेयर ये ऊपर में होता है इस तरह से, 1 लॉन पेयर और 1 लॉन पेयर इस तरह से। तो टी शेप्ड याद रखना, बड़ी पूछता है क्वेश्चन, टी शेप्ड होता है, ठीक, टी की तरह दिखाई दे रहा है ना, देखो ना इसे, इसे, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर कितना हो गया भाई, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर जो है ये 4 हो गया, और लॉन पेयर कितना हो गया, ये 2 हो गया, 4 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, टी शेप्ड हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाए, सिग्मा सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया, 2 लॉन पेयर हो गया, 3 सिग्मा हो गया प्लस 2 लॉन पेयर हो गया, तो टोटल हो गया 5, यानी sp3d, ये हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड। हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ZeOF4, जेनॉन ऑक्सो ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। इसका देखो कैसा होता है लुक। तो जेडी स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर वही 4 फ्लोरीन होता है ना, ये इस तरह से स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 फ्लोरीन होता है। बच्चा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये ऊपर की ओर होता है, लोन पेयर नीचे की ओर होता है, या तो आप लोन पेयर ऊपर दे दो और ऑक्सीजन नीचे दे दो, नो प्रॉब्लम। तो ये कैसा हो गया, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया है ना, ये स्क्वायर हो गया, एक पिरामिड बनेगा ये ऊपर की ओर, है ना, इस तरह से बनेगा ना। तो इसका जो है शेप जो हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, है ना। तो 4 स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर एक ही प्लेन में, एक ऊपर की ओर ऑक्सीजन और लॉन पेयर ये नीचे की ओर, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, तो पहले हम लोग लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर देख लें। तो लॉन पेयर तो एक है भाई 1, बॉन्ड पे टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। बट यहाँ सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और लॉन पेयर कितना है, तो ये 1 है, 1 है, टोटल कितना हो गया 6, तो sp3d2 हो जाएगा, तो sp3d2 हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, ठीक है। चलो एक लास्ट ZeO2F2, नेक्स्ट है ZeO2 और F2। ZeO2 को थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या होता है, तो Ze, ये जो फ्लोरीन देख रहे हो और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, सॉरी
ये लॉन पेयर, इस तरह से, ठीक, ऐसे मीन्स बिल्कुल ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल। और बाकी दो फ्लोरीन जो हैं, एक फ्लोरीन ऊपर की ओर होता है भाई, और एक फ्लोरीन वो नीचे की ओर होता है, इस तरह से। ये तीनों एक ही, ये तीनों जो हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जेनॉन, ये जेनॉन, ये ऑक्सीजन और ये लोन पेयर, ये एक ही प्लेन में होता है, ये पूरा जो है ना, ये सेम प्लेन में होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये तीनों जो है, दो ऑक्सीजन और लोन पेयर, ये सेम प्लेन में होता है। बाकी जो फ्लोरीन है, मैं इधर लिख रहा हूं, ये दो फ्लोरीन है, ये ऊपर और नीचे होता है, ये एबव होता है प्लेन के, एबव द प्लेन, लिख लेना, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये होता है बिलो द प्लेन, ये होता है बिलो द प्लेन। बात समझे ना? अब क्लियर हुई ना बात? तो ये तीनों, दो ऑक्सीजन एक लोन पेयर, ये सेम प्लेन में होता है, मैंने लिख दिया। और ये दोनों फ्लोरीन जो है, ये जो है ऊपर और नीचे होता है, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक। हो गया, चलो। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया, बाय पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लिखना इसका सेट। अब हम लोग हाइब्रिडेशन पर आते हैं। तो हाइब्रिडेशन में क्या हो जाएगा, देखो ये हम पहले लॉन पेयर लिख लेते हैं। तो लॉन पेयर 1 हो गया भाई, बॉन्ड पेयर टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5, दो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, यानी sp3d, ये हो जाएगा, देख लो, ठीक है। एम आई करेक्ट, एम आई राइट, बताना मुझे, ठीक है, ओके। तो चलो, ये पी ब्लॉक जो है, जो बचा हुआ पार्ट था आपका, ये कंप्लीट हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास से, है ना। ओके, ओके, चलो, चलो, हो गया, चलो, ठीक है भाई, चलो बाय, गुड नाइट।